हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। मेरे को और अंत में सर, एक मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। महर्षि अरविंद ने यह कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान भारत का पूरे विश्व में है। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पे रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि मोक्ष भूमि यही है और यहीं से मोक्ष मिलता था, तो उस देश के हम प्रतीक थे जिसने आजादी की वो पहली किरण देखी। मैं मानता हूं कि लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस जी की सैन्य शक्ति और बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी की शक्ति, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसी विचार से प्रेरित थे। और जब उस समय हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में यह देश ने आधी रात को नियति के साथ अपना पहला मिलन देखा, तो उसकी हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता मनोज झा जी ने उल्लेख किया था कि आज समाज में उतनी कटुता उनको दिखाई पड़ती है जितनी विभाजन के समय भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, विभाजन के समय कटुता की बात नहीं, दृढ़ता की कमी थी। जो दृढ़ता आज है, अगर ये होती तो शायद विभाजन का विधान ही पास नहीं होता। यदि देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो भारत मां का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां थी। ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और देश थी, उनमें कहीं भी धार्मिक विषय पे, रिलीजियस विषय के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सिर्फ जो कहा गया उसे सुन लो, इसके अलावा कोई डिस्कशन का उल्लेख नहीं है। परंतु सिर्फ हमारे यहां था। वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था, एक ही धर्म ग्रंथ के एक हिस्से को लेकर एक द्वैत का मत है, एक अद्वैत का मत है, एक विशिष्टाद्वैत का मत है, और जो कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी प्रश्न और उसके बाद निर्णय। तो मैं कह सकता हूं, इंडिया is the mother of political democracy, but also the foundation head of religious and spiritual democracy in the world, which is not found anywhere in the world. प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई, तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने पूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं, गुरुजी को भी बुलाया था। ये पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे, तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी प्रशंसा की थी। यह होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना, और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया। वैसे मैं ये भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था, मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता। परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी,
प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी। आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, पर उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे विदेश के अखबारों संस्थानों को लोग कोट करते हैं, कई विदेशी अखबारों ने और कई अंतरराष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने, जिसमें भारत के भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने 2004 में कहा था एक बात कि इंडिया इज अ मार्वेल ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि उन्होंने कहा a leader of the ruling party who is a Christian lady is asking a Muslim president to appoint a Sikh as prime minister of the country when 80% are Hindus. That's why India is a marvel of democracy. जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर ये आया है कि ये लोकतंत्र की परिपक्वता है, इसका हम सबको हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। ये परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। और इस संसद में भी जो 4 सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के 4 सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृतकाल में। मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि सभी पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं जो आजादी के बाद उत्पन्न हुए हैं। अर्थात अब स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भाव का नेतृत्व इस समय संसद में भिन्न भिन्न रूप में आगे चल रहा है। शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ बात बोली थी, एक मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक दोहा बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में बोला जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया जी, आपके एक वाक्य को देखकर बाहर गए। नहीं मान्यवर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में कहा जाता है, कहे घाघ सुन भट्टरी यही गांव में रहना है और ऊंट बिलारी ले गई हाजी हाजी कहना है। वो कह रहे थे कि हाजी हाजी कहना पड़ता है, ये तो उनके मन की कल्पना थी। मैं सिर्फ 3 चीजें कोट करता हूं, किसी के प्रति कुछ नहीं। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके आखिरी वो 30 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 वर्ष के बाद पब्लिश हो, उसको पढ़ लीजिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी विद्यमान है, वो भी पढ़ लीजिए। और श्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए। तो फिर मेरे विचार से शक्ति सिंह गोयल जी को वह शक्ति मिलेगी कि हाँ जी कैसे कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर 1 मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। सर हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा।